आज मैं आपको लेकर आया हूँ हमारी अरहर की फील्ड पर। इसकी खेती हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही किफ़ायती फसल है क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है किसान का वो बहुत कम होता है, लागत बहुत कम होती है। इसके लिए इसकी देखभाल बहुत कम करना पड़ती है दूसरी फसलों के तुलना में, और इसको इंटरक्रॉपिंग भी की जा सकती है, दूसरी फसलें भी इसके साथ में ली जा सकती हैं। जैसे हमारे एरिया में अभी अरहर के साथ में सोयाबीन, मक्का, मूंगफली ये फसलें ली जाती हैं। तो दोस्तों और इसके अलावा जहां सिंचाई की व्यवस्था न भी हो तो ये केवल बारिश के पानी में ही अच्छे से उत्पादित हो जाती है, इसकी अच्छी यील्ड हमको मिल जाती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसकी A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी का चयन कैसे करें। इसके लिए दोस्तों दोमट मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी जैसे कि हम यूज़ करते हैं वो ये दोमट मिट्टी है जिसमें फास्फोरस की अधिकता हो, वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त है इस फसल के लिए। दोस्तों फास्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। साथ में यदि अगर मध्यम गहरी या फिर गहरी काली मिट्टी हो जिसमें उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो तो वो बहुत उपयुक्त मानी गई है इसके लिए। मिट्टी का चयन करते समय एक और पैरामीटर भी ध्यान रखें, इसका मिट्टी का जो pH होना चाहिए वो 7 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों अगर pH मान के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में देखें, उसमें आप समझ पाएंगे कि pH मान क्या होता है और अपनी मिट्टी का pH मान घर ही कैसे चेक करना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस फसल के लिए खेत को कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले आप प्लऊ से इसकी गहरी जुताई कर लें। प्लऊ से अगर नहीं कर सकते हैं तो कल्टीवेटर से जुताई करें, जुताई गहरी होनी चाहिए। उसके बाद में इसको रोटावेटर से मिट्टी को बारीक और समतल कर लें। दोस्तों इसकी जुताई गहरी इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो लगभग 1 से 2 फीट तक फैलती हैं, तो इसको फैलने में आसानी रहे इसलिए इसकी जुताई गहरी होनी चाहिए। अब आप जैसे ही इसकी जुताई कर लेते हैं तो खेत समतल हो जाता है। उसके बाद में अगर खाद की बात करें तो अगर आपके पास गोबर का खाद अगर अवेलेबल है तो आप 4 से 5 ट्रॉली इसमें कल्टीवेटर करने के बाद डाल दें और उसके बाद रोटावेटर करें ताकि ये प्रॉपरली वो गोबर का खाद जो है मिट्टी में मिक्स हो सके। और उसके बाद में दोस्तों अगर गोबर की खाद नहीं भी है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ करें जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये 150 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसमें रोटावेटर करने के बाद भी फेंक सकते हैं। अब दोस्तों अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम इसकी कौन सी वेराइटीज़ का चयन करें। दोस्तों ये जो अरहर होती है वो जिसको रेड ग्राम भी बोलते हैं, वाइट ग्राम भी बोलते हैं, तो ये वाइट कलर और रेड कलर दोनों में आती है। लेकिन अभी जो हाइब्रिड वैरायटीज़ आ रही हैं वो रेड कलर की ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। जैसे ये जो हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी जो ज़बरदस्त जो इसमें फ्रूटिंग हुई है, ये दफ्तरी की 48 वैरायटी है जिसमें फंगस के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है और जो समय अवधि है वो लगभग 6 से 6.5 महीने है। जैसे दोस्तों ये फसल की बात करें तो ये 18 जून बुआई है, तो अभी लगभग 6.5 महीने की फसल ये हो गई है और अब बिल्कुल ये परिपक्व है। 4-5 दिन बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप दफ्तरी 48 का चयन कर सकते हैं या फिर आपके एरिया में अगर कोई लोकल कोई और भी जो भी चलती हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बुआई के पहले बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। हम इसमें मिराडोर जो अडामा की दवाई है उसका इस्तेमाल करते हैं। आप भी कोई सिमिलर दवाई अपने पसंदीदा ब्रांड से या फिर जो अपने ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं उनकी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये उपचारित करने से ये जो फंगस जनित जो रोग हैं उनसे सुरक्षित रहती है और आखिरी तक इसमें की पौधे की बढ़वार में भी मदद करती है। तो उपचारित कर लें और उसके बाद बुआई करें। अब मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि इसमें प्रति एकड़ कितनी बीज की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें लगभग दोस्तों 2 से 2.5 किलो बीज की रिक्वायरमेंट होती है प्रति एकड़। बुआई जो है, बुआई की जो रो की डिस्टेंस है, बुआई करते समय ये जो रो की डिस्टेंस है वो लगभग कम से कम 5 फीट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट 8 फीट तक आप रख सकते हैं, पर 5 फीट से कम नहीं होने दें दोस्तों, क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं ये हमने ये 8 फीट पर ले रखा है। तो उसके बाद में भी दोस्तों जब हम स्प्रे लेने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं पर। यहाँ पर ये देखिए 8 फीट में लेने में
बहुत सहूलियत है कि हम आसानी से स्प्रे कर सकते हैं इसको, पौधों को हवा भी अच्छे से मिलती है तो अच्छी फ्रूटिंग हमको मिल पाती है। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वो आप 5 से 8 फीट के बीच में रख सकते हैं। इसके जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 6 से 8 इंच होना चाहिए। अब दोस्तों आप इसकी बुआई या तो सीड ड्रिल से कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई 6 फीट की सीड ड्रिल है तो आप उसके बाकी सारे नलियां बंद करके 2 कॉर्नर वाली जो नलियां हैं उनसे आप बुआई कर सकते हैं। इसमें बुआई करते समय DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई करने के बाद में इसमें वो अंकुरण होगा, वो इसका लगभग 80 से 90% का अंकुरण अच्छे जो चयनित बीज होते हैं उसका होता है, तो ये आसानी से अंकुरित होकर आपको दिखने लगेगी। लेकिन लगभग 3 से 4 महीने इसको लगते हैं तब ये फ्लावरिंग वाली स्टेज पर आती है दोस्तों, और उसके बाद इसको 1 महीना लगता है जब ये फ्रूटिंग अच्छे से इसमें होती है। आप तब तक जो है वो बीच में इसकी निंदाई गुड़ाई करवाते रहें ताकि खरपतवार से होने वाले जो खरपतवार से भी कई कीट पतंगे और इल्लियाँ जो होती हैं वो नियंत्रित होती हैं। तो आप 2 से 3 बार इसकी बीच में निंदाई गुड़ाई करवाते रहें दोस्तों। इसके बाद में जैसे ये फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आती है तो उस समय तक अगर आपको कोई स्प्रे करना है तो वो कर लें। उसके बाद में फ्लावरिंग से जब ये फलियां लगने लग जाती हैं तब आप स्प्रे करें, क्योंकि फ्लावरिंग के बीच में अगर आप स्प्रे करेंगे तो इससे दोस्तों मधुमक्खियों को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचेगा तो परागण में कमी आएगी, और परागण में कमी आएगी तो उत्पादन में भी कमी आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी कटाई कैसे की जाए और इसकी पहचान कैसे की जाए कि ये अब पक चुकी है। तो दोस्तों जब आप ये पक जाएगी तो आप ये जैसे देख रहे हैं नीचे इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लग जाती है और ऐसी पीली हो जाती हैं। साथ में ये जो फलियां हैं इसकी ये आवाज़ करने लग जाती हैं। तो ये पककर तैयार हो गई है। अब इसको आप कटवा सकते हैं। आप इसको हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हैं, जो अभी जो कंबाइंड हार्वेस्टर आते हैं उससे भी कटवा सकते हैं, और नहीं तो इसको मजदूरों से भी कटवा के इसकी थ्रेसिंग करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से रोग आते हैं और उनके नियंत्रण के लिए हमको क्या करना है। दोस्तों अगर इसमें फफूंद नामक रोग आता है तो आप उसके लिए कस्टोडिया, अडामा कस्टोडिया यूज़ करते हैं हम। आप भी कोई सिमिलर कंपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए जैसे इसमें दूसरी समस्या होती है कि ये फली छेदक इल्लियाँ होती हैं। फली छेदक इल्लियाँ होती हैं इस तरीके से जो छेद कर देती हैं और इसके दाने खा जाती हैं, और साथ में इसमें अंडे भी रखती हैं जो कि बाद में जो दाने बचते हैं उसमें सुरंग बनाते हैं, तो ये इसको नुकसान पहुंचाती है। इन सब के लिए आप या तो इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं 5% SG का, या फिर कोई अन्य कंपोजिशन आप जो करते हैं इल्लियाँ मारने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो प्रति एकड़ की लागत होती है वो कितनी होती है और उत्पादन कितना आता है। तो इसकी जो प्रति एकड़ की जो लागत होती है दोस्तों वो बहुत कम होती है, क्योंकि 2 से 2.5 किलो जो है प्रति एकड़ इसकी बीज की बुआई होती है। तो लगभग दोस्तों मैक्सिमम भी आप अगर देखें तो 10,000 के आसपास आपको शुरू से आखिरी हार्वेस्टिंग तक जो है आपको 10,000 रुपये का खर्च प्रति एकड़ इसमें आता है। और इसके उत्पादन की बात करें तो जहाँ सिंचाई व्यवस्था नहीं होती है वहाँ, जैसे अभी इसमें हमने कोई सिंचाई नहीं की है, या बिना सिंचाई के ही इतने अच्छी इसमें फ्रूटिंग हुई है। आप ये देख सकते हैं कि लगभग जो है इसको मैंने एक पौधे की जो फलियां हैं उसको काउंट करके देखिए दोस्तों, तो एक दाने से लगभग 600-700 दाने इसमें होते हैं। तो इसका जो उत्पादन है बिना सिंचाई वाले जगह हैं वहाँ भी दोस्तों इसका उत्पादन जो है वो 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाता है। और जहाँ सिंचाई मिल जाए, मतलब जब फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो, जब एक पानी इसमें लगा दें और जब फलियाँ बनना स्टार्ट हो तब दूसरा पानी इसमें अगर दे दें तो इसका उत्पादन जो है वो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाता है। दोस्तों इसका जो पिछले 5 सालों से हम जो इसके औसत रेट देखते आ रहे हैं वो लगभग जो है वो 5,000 से 7,000 के आसपास होते हैं। तो हम एक 6,000 से भी इसकी काउंट करें तो अगर 10 क्विंटल होती है तो ये 60,000 की होती है। तो दोस्तों इसमें 50,000 का आप शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं।
और दोस्तों इसमें कई सावधानियां ऐसी होती हैं जो आप रखें तो इसमें आपको बहुत कम स्प्रे की ज़रूरत लगेगी, बहुत कम इसमें बीमारी आएंगी और अच्छा उत्पादन आएगा। जैसे जुताई गहरी करें, मिट्टी को धूप खाने दें जिससे उसमें फास्फोरस की मात्रा बढ़े। उसके बाद में अगर आप इसमें ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें, ये फसल जो है यूरिया से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है, तो यूरिया का इस्तेमाल इसमें नहीं करें ताकि इसकी भंडारण क्षमता भी बढ़े, इसका टेस्ट भी अच्छा आए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपके यहाँ अरहर या तुअर की फसल पैदा की जाती है या नहीं की जाती है? अगर की जाती है तो कैसे की जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।